अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इस देश में कांग्रेस का जो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति स्थल है वो है अमेठी और रायबरेली। लेकिन इन दोनों सीटों पर कांग्रेस अभी तक गठबंधन में होने के बावजूद प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। आखिर अमेठी का असमंजस, रायबरेली की परेशानी कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी है और क्या कारण है कि गांधी परिवार अपने सबसे ताकतवर इलाके में भी उतरने में असमंजस की स्थिति और परहेज करता दिख रहा है, वो भी तब जब परसों यानी 3 तारीख को अपराह्न 3 बजे नामांकन की अंतिम तिथि है। क्या अमेठी और रायबरेली में राहुल और प्रियंका नहीं लड़ना चाहते हैं? कारण क्या है? आज चर्चा हम इसी विषय पर करने वाले हैं। बहनों भाइयों, इस देश में प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी को सबसे करारी टक्कर देने का दावा करने वाले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसको लेकर भयंकर असमंजस है। जब पूरे देश में विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करने वाले अपने ही क्षेत्र की सीट पर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, उनके कार्यकर्ता धरना दे देकर थक गए हैं, परेशान हैं और कांग्रेस के लोग या तो कांग्रेस छोड़कर चले गए हैं और या फिर घर बैठ गए हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के इन 2 टॉप लीडर्स ने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। अमेठी से राहुल गांधी आएंगे या नहीं आएंगे, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। 2019 में जब से स्मृति ईरानी ने उन्हें अमेठी में हराया, राहुल गांधी का अमेठी से मोह भंग हो गया। अमेठी को वो मुड़कर नहीं देखा उन्होंने, 2-3 बार आए हो तो आए हो, अदरवाइज अमेठी को उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। उन्हें बहुत गहरा आघात शायद लगा कि वो हार भी सकते हैं, वो भी अमेठी से। इस बात से दुखी होकर वो चले गए वायनाड और फिर अमेठी की तरफ उन्होंने कोई खास तवज्जो नहीं दी, 1 या 2 बार आने के अलावा। कांग्रेस का जो संगठन, जो स्ट्रक्चर, कांग्रेस को सपोर्ट करने का जो अमेठी में इकोसिस्टम था, वो सब तहस नहस हुआ। स्मृति ईरानी ने इस इलाके में बड़ी मेहनत भी की, डटी रही, 14 की हार के बावजूद 19 में फिर मुकाबले के लिए खड़ी रही। उनके अंदर लड़ने की जिजीविसा है, अपनी धुरी पर टिके रहने की उनकी राजनीतिक क्षमता है और संयम और सब्र है कि उन्होंने अमेठी राहुल गांधी से छीन लिया और हालात ऐसे कर दिए कि अब वो आएंगे लड़ने या नहीं अभी तय नहीं है। यहीं पर स्मृति ईरानी को अमेठी के लिए एज मिलता है, बढ़त मिलती है, तब जब कांग्रेस तैयार नहीं है वहां से अपने सेनापति को लड़ाने के लिए, वहां जहां वो सर्वाधिक ताकतवर खुद को बताते थे। अब चलिए बगल की सीट रायबरेली। सोनिया गांधी यहां से जब चुनाव लड़ी, गांधी फैमिली से कोई भी चुनाव लड़ा, रायबरेली ने कभी उन्हें निराश नहीं किया। पूरे देश भर में किसकी भी लहर चल रही हो, रायबरेली में कांग्रेस की लहर चलती है। पूरे देश में कैसा भी राजनीतिक वातावरण हो, रायबरेली गांधी फैमिली को वोट करता है। रायबरेली की मतदाताओं का मेजॉरिटी, बहुसंख्यक हिस्सा गांधी फैमिली को वोट देने में ही जाता है। गांधी फैमिली को वोट देना रायबरेली के लिए उनका राजनीतिक धर्म है और वो देते हैं, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। अब जब सक्रिय राजनीति से, संसदीय राजनीति में लोकसभा के चुनाव के लड़ने से सोनिया गांधी ने खुद को अपनी व्यक्तिगत बीमारियों की वजह से अलग कर लिया, तब उनकी सीट पर गांधी फैमिली से कोई भी लड़ने के लिए अभी तक आता नहीं दिख रहा है। यह हैरानी वाली बात है। क्या कोई अपने किले, अपना क्षेत्र, अपना घर मकान और अपने राजनीतिक ताकत को यूं ही चले जाने देता है? कोई कारण है? अब कहने वाले कुछ लोग इसे रणनीति भी कहते हैं, लेकिन बहनों भाइयों, ये कोई रणनीति नहीं। आप इतिहास में उठाकर देख लें, मध्यकाल से लेकर अब तक का, जीत तब मानी जाती थी जब किले पर कब्जा होता था। खेतों पर कब्जा करने से कोई राजा नहीं बनता, किले पर कब्जा करने से लोग राजा बनते। क्या गांधी परिवार अमेठी और रायबरेली के अपने किले को बचा पाएगा? वो लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते? इस पे उनके समर्थक और चाहने वालों का भी 2 वर्ग है। जो चाहते हैं कि गांधी फैमिली लड़े, ये गांधी फैमिली यहां लड़ने आए, माहौल बदलेगा, वो बहुत ही शिद्दत के साथ इंतजार कर रहे हैं कि वो आएंगे
और लड़ेंगे। लेकिन एक ऐसा भी वर्ग है जो कह रहा है नहीं आएंगे, दूसरों को लड़ाएंगे। क्या इस बात में सच्चाई है? बहनों भाइयों, एक और सीट है जहां के मतदाताओं के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। मैं क्यों कहूंगा ज्यादती हो रही, उसका मैं आपको रीजन भी दूंगा। कैसरगंज। आखिर क्या गलती की है कैसरगंज के मतदाताओं ने कि भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी वहां से सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टिकट घोषित नहीं हो रहा है। अपोजिशन में समाजवादी पार्टी के पास वो सीट है, टिकट घोषित नहीं हो रहा है। आखिर कैसरगंज के मतदाताओं का कसूर क्या है? वहां से ये दोनों दलों ने प्रत्याशी नहीं दिए अभी तक। कारण क्या है इसके पीछे? क्या है कैसरगंज में जो कोई वहां प्रत्याशी घोषित नहीं कर रहा है? और मैं तो कहता हूं कैसरगंज के लोगों को पूछना चाहिए, जब इनमें से कोई टिकट पाने के बाद उनके बीच आए, कि जिन पार्टियों ने आपको टिकट के लायक अंतिम दिन तक नहीं समझा, उन पार्टियों को हम वोट क्यों दें? जनता को इनकी जवाबदेही बहनों भाइयों सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अंतिम घंटे तक कैसरगंज के लोगों को असमंजस में रखा हुआ है। कैसरगंज किसको वोट करेगा, किसको नहीं करेगा, यह अलग विषय है, पर कैसरगंज को कोई प्रत्याशी नहीं दिया जा रहा है, यह बड़ी गंभीर बात है। और दोनों नहीं दे रहे हैं, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष। यह कैसरगंज के लोगों के लिए संदेश है मेरा कि वो सवाल पूछें इन लोगों से, प्रत्याशी क्यों नहीं दे रहे हो? और फिर आओगे और 10 दिन में कहोगे हमें जिता दें। इन दोनों से ये सवाल होना चाहिए कि वहां से प्रत्याशी क्यों नहीं दिया जा रहा है। बहनों भाइयों, आप कुछ बयान सुन लें, फिर आज की चर्चा बड़ी दिलचस्प है, हम इस पर खुलकर बात करेंगे। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। देखिए, ये निर्णय मेरे हाथ में नहीं है, ये निर्णय है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के सीईसी के हाथ में। इस मामले में जो प्रोरोगेटिव है वो गांधी परिवार और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी वो तय करेगी। वायनाड में लड़ रहे थे तो वायनाड में कह दिए वायनाड ही हमारा परिवार। हम कहे दादा, लोगों को रंग बदलते देखे थे, परिवार बदलते पहली बार देख रहे हैं। अब कहेंगे एक परिवार वायनाड में है, एक परिवार अमेठी में है। तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रदीप सिंह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं, देवकी नंदन मिश्रा जाने माने पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, और थोड़ी देर में डॉक्टर एमएच खान भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन करेंगे। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। प्रदीप सिंह जी, आखिर क्या कारण है कि आप लोग अमेठी और रायबरेली को लेकर इतना असमंजस में हैं? गांधी फैमिली क्यों नहीं लड़ना चाहती वहां से चुनाव? कोई कारण? जी, कोई असमंजस नहीं है। देखिए, अमेठी और रायबरेली का गांधी परिवार से एक भावनात्मक रिश्ता है। निश्चित तौर पर हम ये कह रहे हैं, देखिए यहाँ बैठ करके हम ये तय नहीं कर सकते, हमारी ये हैसियत नहीं है कि हम ये बताएं कि तेरे आदरणीय राहुल गांधी जी या गांधी परिवार से रायबरेली पर कोई कौन आएगा। निश्चित तौर पर सीईसी हमारे यहाँ निर्णय करेगा, और निर्णय आपको कल तक आपको नामों की घोषणा होगी। और हम अगर कार्यकर्ता की हैसियत से पूछा जाए तो आदरणीय राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव आप इस पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता है ना, तो मैं आपके अलावा किससे पूछने जाऊं कि यहाँ लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? आप कह रहे हैं नहीं, मुझसे ना पूछो, मैं तो कार्यकर्ता हूं। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, बिल्कुल। तो भैया लाउड स्पीकर लगा के पूछें। जब तक सीईसी निर्णय नहीं कर देती, कैंडिडेट फाइनल नहीं कर देती, तब तक हम यहाँ पर बैठ के कोई घोषणा नहीं कर सकते। तो क्यों आपने रायबरेली और अमेठी के लोगों को इतना असमंजस में अपने समर्थकों को डाल रखा है? आपको पता है अमेठी में धरना देते देते अब बेचारे निराश हो गए हैं। धरना दे दें, रायबरेली और अमेठी के साथ ही एकदम उस का गांधी परिवार से एक भावनात्मक रिश्ता है, और निश्चित तौर पर रायबरेली के लोग हों, अमेठी के लोग हों, भावनात्मक रिश्ता है। तो ये कौन सा भावनात्मक है कि इसलिए है कि देश के ये कौन सा भाव है कि आप अपने ही घर में नहीं आ रहे हो, कह रहे हो भावनात्मक रिश्ता है? घर में आ रहे, घर की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं लगातार। आप अमेठी के विकास के लिए गांधी फैमिली ने, आदरणीय राहुल गांधी ने लगातार काम किए हैं। चाहे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बात हो, चाहे रेल नीति की बात हो, चाहे एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात हो, या तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो अमेठी के लिए दी हैं। वहां के विकास की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको पता है 3 तारीख को नॉमिनेशन की लास्ट डेट है, और आपके पास सिर्फ कल तक का समय। कल आज रात तक नामों की घोषणा हो जाएगी, और निश्चित तौर पर पूरे अधिकार के साथ हम आपसे बताएंगे कि आदरणीय अमेठी से और रायबरेली से हमारे ये प्रत्याशी हैं। तो क्या कारण है कि आप घोषित क्यों नहीं? कोई परेशानी है आपको? नहीं, कोई परेशानी क्लियर बात करिए लोगों को। परेशानी नहीं, कम से कम मुझे न सही, अनिला सिंह को न सही,
नहीं, अनिला सिंह जी, दर्शकों को तो बताओ, जो अपने आपसे प्रेम करने वाले लोग हैं, अनिला सिंह जी उनको तो बताओ, उनको जाने दो। अनिला सिंह को आप अपने जो आपसे प्रेम करते हैं उनको तो जवाब दो। निश्चित तौर पर अनिला सिंह जी हो या देश के प्रधानमंत्री हो या स्मृति ईरानी जी हो, देश के प्रधानमंत्री जी अब भागने की बात कर रहे थे। अरे ललित मोदी के भागने पे आप चर्चा नहीं करते हो, रमन्ना के भागने पर चर्चा नहीं करते हो, तमाम मोदी देश छोड़कर भागे उन पर चर्चा नहीं करते हो, और आप चेहरे और नाम बदलने की बात करते हो, परिवार बदलने की बात कर रहे हो, परिवार बदलने या ना बदलने की ईरानी का। फिर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, लड़ोगे नहीं लड़ोगे? निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे लिए नाम नहीं है, एक विचारधारा, एक सोच है, एक एक साथी आदरणीय अब तो साइकिल भी साथ है। निश्चित तौर पर आप सवाल नहीं ले रहे हो, सोच रहे हो तेज तेज बोल के आप अपनी बात खत्म कर लोगे। इंटरेक्शन करना चाहिए। अब तो साइकिल भी साथ है, आओ लड़ लो। निश्चित तौर पर आप आज रात तक इंतजार करिए, सुबह हम आपको एक अच्छा फैसला हम आपसे शेयर करेंगे। अच्छा फैसला गांधी फैमिली का या नॉन गांधी? ये आधिकारिक रूप से हम यहाँ बैठकर इस तरह। थैंक यू। अनिला सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। अनिला जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अरे भाई अभी तो नामांकन की तिथि शेष है ना, आपको क्या फिक्र है कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा? जो लड़ेगा आपके सामने आएगा और आपको जबरदस्त मुकाबला देगा, आपको फिक्र क्यों है? मेरी सबको राम राम। भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। और फिक्र जो मैं कहूंगी कि ये तो शायद इस परिवार में है। और क्यों है ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि जिस तरीके से इन लोगों का सपोर्ट वोट परसेंटेज है, वो अमेठी हो चाहे रायबरेली हो, वो डिक्लाइन पर है, वो लगातार कम हो रहा है। तो जब लगातार कम हो रहा है, वो जानते हैं कि इस बार जो है दोबारा से अमेठी में हार का सामना करना पड़ेगा। और रायबरेली में क्योंकि सोनिया जी राज्यसभा चली गई हैं और ये सीट ऐसी है इन्होंने कभी भी अपने परिवार के अलावा किसी और को दी नहीं है। इंदिरा गांधी जी जब 2 जगह से उन्होंने कंटेस्ट किया था तो वो साउथ की सीट उन्होंने रखी थी और रायबरेली में ये था कि भाई किसको लड़वाए, तो मोहम्मद यूनुस इनके बहुत करीबी थे, मना कर दिया उन्होंने, और फिर अरुण नेहरू जी आए थे। तो ये दोनों की दोनों सीटें इस परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। शायद फैसला नहीं ले पा रहे हैं। अमेठी में स्मृति जी चट्टान की तरह खड़ी हैं, उनका काम है, वहां के लोगों का जुड़ाव है, डबल इंजन की सरकार है। तो अमेठी मैंने सुना है राहुल जी शायद लड़ना नहीं चाह रहे हैं, तो अभी यही फैसला नहीं हो पा रहा है। अब आप बहुत उकसाएंगी राहुल गांधी को, तो वो बनारस भी तो जा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल स्वतंत्र भारत में कहीं से भी लड़ सकते हैं। हमें तो अच्छा लगेगा, वाराणसी से बिल्कुल। अच्छा चलो, गांधी फैमिली नहीं दे रही, कांग्रेस टिकट नहीं दे रही, आप एक कारण बता सकती हैं कि आप रायबरेली में अब तक प्रत्याशी क्यों नहीं दे पाई हैं? हम भी इंतजार कर रहे हैं। किसका? इनके परिवार से कौन आ रहा है? अगर परिवार नहीं लड़ा तो इसका मतलब कि आप खुद ही श्योर नहीं हो, इसलिए आप प्रत्याशी नहीं दे पा रही हो। और अगर श्योर होती, डंके की चोट पर वहां प्रत्याशी घोषित कर देती। बिल्कुल डंके की चोट पर ही करेंगे, क्योंकि भाई वहां पे हमारा मुकाबला किसके साथ है? हमारा मुकाबला कांग्रेस पार्टी के साथ है। कांग्रेस पार्टी में भी जो गांधी नेहरू परिवार है उसके साथ है। पर हाँ ब्रजेश जी, एक बात कहूंगी, इस परिवार में अगर सबसे ज्यादा हिम्मती कोई है तो रॉबर्ट वाड्रा है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा ने लगातार अपनी इच्छा जाहिर करी है कि मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, मुझे टिकट दे दो, मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा आपकी पार्टी में तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि मुझे टिकट दे दो। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, सभी कहते हैं। तो किसको लड़ा रही? चलिए आप भी 2-4 नाम बता दीजिए। अरे मैं खुद बैठी हुई हूँ रायबरेली के लिए, चुनाव लड़ना चाहती थी। कहाँ से? मैंने तो कहा मुझे चुनाव लड़ना है, नहीं कहाँ मिला, से? कोई बात नहीं, बागपत से? आजादी सबको बागपत से या बिजनौर से? कौन? आप? नहीं, मैंने कहाँ से टिकट मांग रही थी? बागपत या बिजनौर? अमरोहा। अच्छा, कोई मुझे बागपत या बिजनौर बता रहा था बार बार। नहीं, वो तो आरएलडी के पास चली गई थी ना, तो वो वहां मैं कैसे मान। ऑलराइट, कोई बात नहीं, ठीक है, हम डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मिर्च खान साहब भी इस डिबेट में आ गए, धन्यवाद आपका। मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाऊंगा और मेरे साथ दीपक रंजन मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आपका स्वागत दीपक जी। ये प्रत्याशी नहीं दे पा रहे हैं, कोई परेशानी है? हाँ, देखिए ब्रजेश जी, कोई भी दल या कोई भी पार्टी हो, वो चुनाव लड़ती है और चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए लड़ती है। कई बार कि ऐसा होता है, बहुत सी स्ट्रेटजी होती हैं, बहुत सी पॉलिसीज होती हैं, बहुत से लोगों को संतुष्ट करना होता है, बहुत से असंतुष्टों को मनाना होता है। और मैं समझता हूँ, जैसा कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, कि रात से लेकर के कल सुबह तक कैंडिडेचर अनाउंस हो जाएगा
और मैं समझता हूं कि जो जहां तक देखिए, पहले भी हम लोग ने समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से जो भी प्रत्याशी रहा है गांधी परिवार से या कांग्रेस से जो भी लड़ा, आपकी बार तो खैर गठबंधन में वो सीट भी कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन हम लोग ने सदैव जो है गांधी परिवार का सम्मान करते हो, हम लोग ने सदैव वो सीट। पर आपको बेचैनी नहीं है कि ये कैंडिडेट नहीं दे पा रहे हैं? आपका भी तो संगठन रायबरेली अमेठी में है, वो क्या घर बैठ जाएं? नहीं, देखिए जब वो सीट हमने जो है, वो दोनों सीटें हमने जो है कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस कोटे में अलायंस में चली गई, तो अब निर्णय इनको लेना है। और ये क्यों नहीं ले पा रहे? निर्णय से पूछा? मैंने कहा ना कि देखिए कोई पार्टी ऐसी नहीं होती है जो चुनाव लड़ना नहीं चाहती है या चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ना चाहती है। आप क्या चाहते हैं कि गांधी फैमिली से कोई लड़े, नॉन गांधी लड़े? अब देखिए ये उनका विशेष अधिकार है, उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी के अध्यक्ष, आपको ताकत किससे मिलेगी? चीफ इलेक्शन कमेटी है, चीफ इलेक्शन, देखिए वहां तो कोई लड़ेगा, आपकी आज की तारीख में इंडिया ब्लॉक को, इंडिया गठबंधन को ताकत मिलेगी और हम सब लोग मिलजुल करके वहां पर जो है जो प्रत्याशी आएगा, कांग्रेस पार्टी जिसे भी अपना प्रत्याशी बनाएगी। लेकिन एक चीज मेरे डाइजेस्ट नहीं हो रही है, एक चीज मेरे समझ में नहीं आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जिसकी 10 साल से सरकार केंद्र में है और 7 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है, अपने काम के आधार पर XYZ किसी का नाम क्यों नहीं अनाउंस कर रहे हैं ये? अरे तो ये प्रदीप सिंह को तो मैंने हिंट किया, पूछ ही नहीं पाया, मैं क्या करूं? नहीं मैंने तो इनको नहीं बात मैं तो बाद में अनिला सिंह से पूछा कि भाई आप बताओ अपने प्रत्याशी बात जब प्रदीप से पूछे ब्रजेश जी, मैं पूछ लूं, बात एक ही है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी बहन से पूछना चाहता हूं कि 10 साल का आपका काम रहा है, 10 साल के काम के आधार पे आप लोग वोट मांग रहे हैं, आप प्रत्याशी तो दे नहीं पा रहे हैं। अच्छा, आप किस आधार पर? एक सेकंड, बहुत अच्छी बात आपने कही। कैसरगंज में आपके कैंडिडेट का नाम क्या है? चुनाव चिन्ह साइकिल निशान। प्रत्याशी का नाम? साइकिल निशान। साइकिल निशान का नाम जो भी अगर साइकिल नाम से कोई जाए, व्यक्ति का नाम बताओ। नहीं, व्यक्ति का नाम, व्यक्ति अभी परसों 3 तारीख तक 3 बजे तक का समय है और प्रत्याशी जो है वहां पे एक एक कार्यकर्ता जो है प्रत्याशी के रूप में काम कर रहा है। और हम तो पूछना, फिर मैं गलती की है, फिर मैं पूछना, मुझे बताओ कैसरगंज के लोगों का कसूर क्या है? मैं भी तो आपके वहां की जनता को खड़े होकर आप लोगों से पूछना चाहिए कि हमारी गलती क्या है। 10 साल से आप प्रत्याशी दे रहे हो, नहीं ये प्रत्याशी 10 साल से एक पार्टी के प्रत्याशी को लगातार जिताते आ रहे हैं, उसके पहले भी कई बार के सांसद रहे हैं, तो सवाल जवाब तो इनसे होना चाहिए कि ये कैसरगंज वाले नोटा ना पसंद कर लें अगर यही आचरण आप लोगों का रहा था। नहीं, बिल्कुल कैंडिडेट आएगा और आज से लेकर के शुक्रिया आपका। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। देवकी नंदन मिश्रा जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हैं। मिश्रा जी आपका स्वागत। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का ये असमंजस क्यों है अमेठी और रायबरेली को लेकर? राहुल और प्रियंका क्या चाहते हैं? आपका असेसमेंट क्या कहता है? देखिए ब्रजेश जी, हर पार्टी की अपनी अपनी रणनीति होती है। हमको रायबरेली और अमेठी पर जाने से पहले हमको कन्नौज का देखना चाहिए। कन्नौज में अखिलेश यादव ने अंतिम दिन जाकर के सीधे पर्चा दाखिल किया, उनके नाम की कोई सूची जारी नहीं हुई। देखिए कांग्रेस की अपनी रणनीति है। मुझे जो लगता है कि राहुल गांधी और उन गांधी फैमिली के ही रायबरेली और अमेठी दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी हो सकते हैं, प्रियंका गांधी भी हो सकती हैं। हालांकि खड़गे जी का भी नाम कल दिल्ली से आया, लेकिन जो सीईसी की बैठक, अभी प्रदीप सिंह जी कह रहे थे कि सीईसी की बैठक हो चुकी है, इस मुद्दे पर डिसीजन हो चुका है और सीईसी ने जो खड़गे साहब हैं उनको जो है इसका अधिकार दिया है कि खड़गे साहब तय करेंगे कि कौन प्रत्याशी होगा। ये कांग्रेस की रणनीति है। मुझे जो समझ में आ रहा है वो, देखिए पिछली बार अमेठी में करीब 55,000 वोट से स्मृति ईरानी जीती थी और सोनिया गांधी करीब 2.25 लाख वोट से चुनाव जीती थी। स्मृति ईरानी, अगर इस बार राहुल गांधी आते हैं, जिस तरीके का स्मृति ईरानी का व्यवहार हमने देखा है, कई पत्रकारों के साथ भी उनका व्यवहार बहुत ठीक नहीं रहा है और भी कई घटनाएं प्रकाश में आई हैं, तो राहुल गांधी को एज है वहां पर अमेठी में। तो जब लड़ने नहीं आ रहे हो तो कौन सी एज? नहीं, लड़ने तो आएंगे। देखिए क्या है ना, ये रणनीति है आपकी। अभी ये मुझे जो लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी की रणनीति है कि अंतिम मौके पर उसकी घोषणा करना। मैं तो ये नहीं कह रहा। लाभ क्या है? नाम तो आना ही पड़ेगा अगर लड़ने। नहीं, बिल्कुल नाम आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप 3 तारीख को, जैसे प्रदीप सिंह कह रहे थे ना कि कल या आज नाम की सूचना आनी चाहिए, एक सूची आनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, तो सांस खींच लिए। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सीधे 3 तारीख को अमेठी और रायबरेली दोनों जगह नामांकन होगा। नाम की सूचना नहीं आएगी, सूची नहीं आएगी। बिल्कुल गांधी आएगा, क्योंकि गांधी के दोनों पे गांधी आएंगे, क्योंकि गांधी के इतर अगर कोई बात होती है तो अब तक इसकी सूचना आ गई होती, इसकी लिस्ट आ गई होती। ये मैं पक्का बता रहा हूं। दोनों गांधी फैमिली की तरफ से लड़ेंगे। अगर कोई इसमें से एक कट होता है तो
खड़गे साहब का नाम बहुत प्रमुखता से है। कर्नाटक के यहाँ क्या करेंगे? नहीं, देखिए क्या है, मोदी जी गुजरात से आकर के उत्तर प्रदेश में लड़े। हाँ, अगर वो नहीं लड़े होते तो देश के है। प्रधानमंत्री नहीं बनते, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर उत्तर प्रदेश में माहौल बनाना है 80 में से 74 अच्छा ये बताओ अब कि ये कैसरगंज वाले क्या करें, नोटा? नहीं देखिए कैसरगंज के लोग नोटा दबाएं। कैसरगंज का प्रत्याशी तो ये दे नहीं रहे। अभी हम कांग्रेस की रणनीति की बात कर रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी कैसरगंज में काम कर रही है, क्योंकि देखिए उनका मामला चल रहा है। क्या मामला है? 6 तारीख को उसमें कोर्ट में उनका केस लगा हुआ है। अब उनका मामला धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन 3 को तो आखिरी डेट है नॉमिनेशन की। अब जो है फंस गया। बिल्कुल। अब कैसरगंज में भी फैसला अंतिम चरण में है और फैसला होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि बृजभूषण शरण सिंह को टिकट दिया जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत दबाव में है बृजभूषण शरण सिंह की वजह से। बृजभूषण शरण सिंह ने चैलेंज किया है। उसके बाद जो बदनामी होगी वो क्या आप संभालोगे? नहीं, बदनामी तो देखिए क्या बदनामी हो नहीं रही हासन को लेकर के। जो हासन लोकसभा है कर्नाटक की, उसको लेकर के कितनी बदनामी हो रही है, कोई बोल रहा है क्या? लेकिन वो तो वोटिंग हो गई थी। देखिए जिस किसी पार्टी में जब बदनामी की कोई बात आती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, तब उसके नेता नहीं बोलते हैं, तब उसके प्रवक्ताज नहीं बोलते हैं। ये तभी बोलते हैं जब दूसरी पार्टी। आप बताइए हासन को लेकर के क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बात किया? क्या अनिला सिंह जी कभी इस मुद्दे पर चर्चा की? क्या स्मृति ईरानी ने कभी कोई चर्चा की? इसी तरह से जब दूसरे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के साथ तो कांग्रेस उस पे नहीं बोलती। मैं तो कह रहा हूं 2 सीटों के मतदाताओं के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। नहीं, बिल्कुल रायबरेली और कैसरगंज, रूलिंग और अपोजिशन दोनों कैंडिडेट नहीं दे रहे। बिल्कुल, मैं ब्रजेश जी इस बात से आपके सहमत हूं कि दोनों मतदाताओं के साथ जाती हो रही, और शायद हम आज इसी वजह से डिबेट कर रहे हैं। अगर नाम घोषित हो गया होता भाई मतदाताओं को विकल्प दो, मतदाताओं को विकल्प देना चाहिए, उनको सोचने समझने का। खान साहब लड़ेंगे, दीपक रंजन लड़ेंगे, अनिला सिंह लड़ेंगी, कोई लड़ेंगे, कोई लड़े भाई, मौका जरूर दिया जाना चाहिए। मैं डॉक्टर एमएच खान जी को आमंत्रित करता हूं परिचर्चा में। खान साहब स्वागत आपका। जी नमस्कार। क्या प्रॉब्लम है अमेठी रायबरेली में? देखिए कांग्रेस दुविधा में फंसी हुई है। क्यों? उसके समझ में नहीं आ रहा है किसको उतारे यहां से। उसके समझ में नहीं आ रहा है कि अगर राहुल गांधी जी को उतार दिया और किसी वजह से वो हार गए तो राहुल गांधी की तो राजनीति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये कौन सी बात है? अरे डेमोक्रेसी में हार जीत चलती नहीं, दोबारा हार जाएंगे ना स्मृति ईरानी से। तो क्या वो वायनाड चले गए थे ना, तो वायनाड चले गए थे। वायनाड चलो जीत लेंगे। दो जगह से लड़े थे ना। संसद तो जाओगे? नहीं, दो जगह से लड़े थे ना। अभी 2 जगह की बात तो नहीं हो रही है। अभी तो वायनाड में पर्चा दाखिला करके चुनाव ना भी हो गया मेरे ख्याल से वहां हो गया। तो अब कहाँ यहाँ फंसा पेश। तो आप उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं कांग्रेस वाले? बहुत कम सीटों पर, 17 सीटों पर लड़ रहे हैं, और 17 सीटों पर भी कोई कैंडिडेट नहीं। अगर आज लीडर नहीं आएगा, अगर लीडर आएगा तो हो सकता है मनोबल बढ़ जाए, लेकिन लीडर नहीं आ रहा तो नुकसान हो रहा है। ये होगा, ये बिल्कुल नुकसान हो रहा है, 102% नुकसान हो रहा है। नान गांधी अगर रायबरेली अमेठी से उतरते हैं तो क्या उस तरह का सपोर्ट मिलेगा उन्हें या नहीं मिलेगा? नहीं, बिल्कुल मिलेगा। इसलिए मिलेगा कि मैं ये कहना चाहता हूं कि स्मृति ईरानी की वहां पे व्यवहार और बातचीत बहुत खराब है। 3 चीजों पर बदले रायबरेली बताइए। रायबरेली में अगर नान गांधी जाते हैं जी, गांधी फैमिली कोई नहीं आता, और फिर कांग्रेस किसी को उतारती है, तो वहां का मतदाता स्वीकार करेगा नहीं करेगा? मुझे लगता नहीं करेगा। नहीं करेगा। कारण ये कि गांधी परिवार का वो रहा है। पहले अरुण नेहरू लड़ लिए, और सब कभी कभी किसी को लड़ाया ही नहीं दूसरे को, किसी दूसरे को लड़ाया ही नहीं रायबरेली से। तो आज आप जब लड़ाओगे किसी और को तो उसको पहले से डिक्लेयर करना चाहिए कि वो अपने लोगों को मतदाताओं में घूम सके। वो तो घूम ही नहीं पाएगा, चुनाव आखिरी वक्त में आ गया है, वो कहां घूमेगा? फिर वो अपना परिचय बताते बताते थक जाएगा कि 20 को वोटिंग है। 20 को वोटिंग है तो कहां से जीत लेगा? कितनी तारीख है? पहली ना जी। सोचो, और अभी प्रचार कब समाप्त हो जाएगा? 18 को समाप्त हो जाएगा तो कौन सा अपना अचीवमेंट ले पाएंगे वो? मतलब मुझे तो लगता है कि उतने ब्लॉक नहीं घूम पाएंगे जितने। बिल्कुल नहीं घूम पाएंगे, बिल्कुल नहीं घूम पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत हानिकारक होने जा रहा है इनके लिए। अगर बीजेपी क्यों नहीं उतार रही वहां? भाई हम कहते हैं, आप कह रहे हो ना हम 80 में 80 दे दो कैंडिडेट वहां से, क्यों नहीं रायबरेली से उतार रही बीजेपी? बीजेपी का मामला यह है कि बीजेपी हर सीट पर, जैसे मान लीजिए अनिला सिंह कह रही थी, तो बार बार मोदी जी काहे बनारस से लड़ेंगे भाई?
बार बार अमित शाह वहां से गांधी वहां से क्यों लड़ेंगे भाई? अरे दूसरे कैंडिडेट को उतारिए वहां से तो आप एक ही आदमी को 3 बार से उतार रहे हो और दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हो कि ये नहीं लड़ेंगे, वो नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? कोई भी कहीं से लड़ सकता है, पूरे हिंदुस्तान में कोई कहीं से लड़ सकता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि तीन बीजेपी कैंडिडेट क्यों नहीं दे रही, ये भी तो है ना भाई। आप कह रहे हैं आप हरा देंगे किसी को भी, तो आप ये मान लीजिए कि गांधी फैमिली इसको ही आ रहा है, अज्यूम कर लीजिए, अब उतार दीजिए प्रत्याशी। बिल्कुल उतार देना चाहिए। उतारना चाहिए नहीं? बिल्कुल उतारना चाहिए। क्यों नहीं दे रहे? बिल्कुल उतार, डरे हुए लोग हैं, डरे हुए लोग। और ये कैसरगंज वालों की क्या गलती है? कैसरगंज वालों की कोई गलती नहीं है, दोनों नहीं दे रहे हैं वहां, दोनों नहीं दे रहे हैं वहां। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए कैसे, हाँ नहीं हो सकता है, ये आपकी बात सत्य हो सकती है, इसलिए कि वो वहां की जनता इंतजार में है कि किसको देंगे। अब ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान सुनिए। मैं तो, इसको डेमोक्रेसी मतदाताओं का अपमान मानता हूं। नहीं ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का जो बयान आया है बीच में, लोगों को समझने और सोचने का मौका नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं दे रहे हैं लोग। क्या पॉलिटिकल पार्टीज मतदाताओं को अपना गुलाम समझती हैं? लेकिन हम ये क्या किसी को भी उतार देंगे और 10 दिन में वो जीत कर नहीं, हम दूसरी बात कर रहे हैं मिश्रा जी। ब्रजभूषण शरण सिंह का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों के घर डंके की चोट पर जाते हैं, खुलेआम जाते हैं मुसलमानों के घर। कौन? ब्रजभूषण शरण सिंह। तो क्या मुसलमान इसी देश का नागरिक? सुन तो लीजिए ना, बीजेपी का जो है एमपी, ये इस बोलने की नौबत क्यों आई? और आगे सुनिए क्या कह रहा है वो कह रहा है कि मैं मुसलमानों के वहां डंके की चोट पे जाता हूं, बगल में बैठाता हूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका नाम ले रहे हैं कि वो ऊंच नीच को खत्म किए थे, इसलिए मैं भी उसी रास्ते पे चल रहा हूं। किस पार्टी में जा रहे हैं? ये तो खतरनाक संकेत है। ये तो बड़ा खतरनाक संकेत है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहे हैं। बैट से खेल रहे हैं ब्रजभूषण साहब, ठीक है? वही तो मैं कह रहा हूं आपसे कि ये अच्छा एक बात बताओ, एक बड़ी चर्चा है, मुझे पता नहीं, आप तो बड़े पॉलिटिकल जानकार आदमी है, कह रहे हैं कि अगर कमल नहीं तो साइकिल खड़ी है ब्रजभूषण के लिए, ऐसा है? अब ये साइकिल वाले जाने, कुछ तो संपर्क तो अब आप जिस तरह से बता रहे हो कि मुसलमानों के घर जा रहे हैं, खीर खा रहे हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी मुसलमानों की? आप ही इसको अचरज भरे बता रहे हैं, थोड़ी बता रहे हैं। नहीं हम नहीं बता, उनका बयान कह रहा है। दूसरी बात ये, क्या साइकिल वाले या अखिलेश यादव जी क्या मुसलमानों के हमदर्द हैं? क्या सबसे बड़े विरोधी मुसलमानों के अखिलेश यादव हैं? ये मैं क्या बता रहा हूं आपको, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। 7-8% उन्नाव का छोड़ के बता, नहीं उन्नाव को छोड़ के बता, हमेशा रिपीट, नहीं उन्नाव को छोड़ के बता रहे हैं। वीरेंद्र जी आ गए क्या डिबेट में? सुन लीजिए बस, खत्म कर रहा हूं 20 सेकंड में। 7-8% वोट इनका है, 20 से 22% मुसलमानों का है, 3-3.5% वोट कुर्मियों का है। उनकी जात बिरादरी को सम्मानित करने के लिए अध्यक्ष 2 बार से बना रहे हैं। किसी मुसलमान को अध्यक्ष बनाया आज तक? जब से पार्टी बनी है, जब से इनके सरकार में ही आए, किसी को डिप्टी सीएम बनाए नहीं बनाए। तो ये चाहते हैं कि मुसलमान दरी बिछाए, तो दरी बिछाएगा नहीं मुसलमान, आपकी सबक सिखाएगा। अब दरी वाला मसला खत्म, अब कुर्सी बोला करो। कुर्सी नहीं, दरी कौन लगाएगा? अभी भी दरी में कोई नहीं बैठता है। अब दरी अभी भी बिछवाते हैं कि दरी बिछा लो और उसी बैठ जाओ। स्टेज से धक्का देके निकाला गया है मुसलमानों को, समाजवादी पार्टी के स्टेज से धक्का देके पीछे हटाओ। दाढ़ी वाले को तो बिल्कुल पसंद ही नहीं करते। ये उन्नाव में क्या चल रहा है? उन्नाव में तो खेला हो गया, बता ही दो। अब खेला हो गया उन्नाव में, कई लोग का दर्द कहीं फंसा हुआ रहता है ना, तो उन्नाव वाला बताओ। अब मैं कल था उन्नाव में। अब देखो वो मैडम जो है वो अमरोहा वाला सीट में, अरे भाई ऐसे कैसे? बागपत मांगती तो चलो क्लेम मानता मैं कि ठीक है आपका क्लेम बनता है। नहीं अब देखिए इनकी पार्टी में ये अपनी नोएडा से आप अमरोहा थोड़ी जाओगे। नहीं अमरोहा बागपत मांगना चाहिए, नहीं कह बिजनौर मांगना चाहिए। नहीं ये तो देखिए आप डेमोक्रेसी क्यों कह रही, मैं मांग रही थी मुझे दिया नहीं, खुलेआम कह रही है कि मुझे दिया नहीं। अरे भाई नहीं दिया तो आपका क्या होता ना, बिजनौर मांगना चाहिए था। अरे इनको कर्नाटक में कोई सीट मांगना चाहिए था, वहां भी लड़ सकती हैं ये तो आप तंज कस रहे हो। नहीं वहां भी लड़ सकती हैं। ठीक, मैं वीरेंद्र जी आ गए, उनको कनेक्ट कर लेता हूं, फिर अनिला सिंह से ही पूछूंगा। ये जो आप कमेंट कर रहे हो ना, आपको करारा जवाब मिलेगा। भाई वीरेंद्र जी, अमेठी रायबरेली में क्या हुआ? आप थोड़ा सा क्लैरिटी दो कि ये लोग लड़ेंगे राहुल प्रियंका या नहीं लड़ेंगे, कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई? अभी तक तो स्थिति साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर अमेठी रायबरेली में राहुल प्रियंका चुनाव नहीं लड़ते हैं तो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में शायद ही अब कोई खाता आगे खुल पाएगा, जो आगे के 5 चरण बचे हुए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस का जो यूपी में बचा खुचा जनाधार है, जो संगठन है, वो भी खिसक के जीरो हो सकता है अगर इस चुनाव पर क्लियर कट फैसला कांग्रेस नहीं लेती है। तो
ये बात एकदम साफ है कि जो कुछ कांग्रेस में जोश बचा है वो सिर्फ अमेठी और रायबरेली के ऐलान के पर बचा हुआ है। अगर ये दोनों नाम नहीं आते हैं तो फिर इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कुछ नहीं बचता। और प्रियंका और राहुल जब चुनाव नहीं लड़ लेंगे ब्रजेश जी, तो एक चीज बहुत चमत्कारिक रूप से एक डिमांड आ सकती है, एक नाम आ सकता है, वो है वरुण गांधी का। शायद भाजपा फिर वरुण गांधी को रायबरेली से टिकट दे दे, तो गांधी से खाली नहीं रहेगी रायबरेली, ऐसा लगता है। ये जरूर है कि अगर राहुल प्रियंका आते तो शायद ना होता, लेकिन अगर वो नहीं आएंगे तो भाजपा एक बड़ा दांव रायबरेली में वरुण गांधी पर खेल सकती है। ये भी है। वैसे 24 घंटे में आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। आज जो पेच फंसा है असमंजस का, वो सियासत में गांधी फैमिली के लिए बहुत चिंता का विषय है और इस बात को दर्शाता है कि अगर अंततः आपने फैसला नहीं किया तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में भी खत्म हो जाएगी, बेहद कमजोर हो जाएगी। ऐसा लगता है कि बसपा के अलग चुनाव लड़ने की वजह से भी कांग्रेस थोड़ा डरी हुई है, क्योंकि बसपा वहां पर मजबूत कैंडिडेट लड़ा रही है। तो अगर वोट बिखर जाएगा तो फिर दोबारा राहुल गांधी अगर चुनाव लड़ते हैं, अगर कहीं हार जाते हैं तो उनके साथ उनके ऊपर ये ठप्पा लग जाएगा कि वो वायनाड छोड़ना चाहते थे, अमेठी गए थे लेकिन वहां भी नहीं जीत पाए। तो बड़ी सारी मुसीबतें हैं गांधी परिवार के सामने। आप ये कह सकते हैं कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, और ये परिवार बहुत परेशानियों में इस समय फंसा हुआ है। हिचकिचाहट इसीलिए डर लग रहा है, दिख रहा है। ब्रजेश जी, एक चीज और आप हिम्मत की दाद दीजिएगा। समाजवादी परिवार बेधड़क अपने लोगों को टिकट दे रहा है और फर्रुखाबाद से इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, बदायूं, आजमगढ़, कन्नौज, वोट जरा भी नहीं हिचकिचाया। लेकिन गांधी परिवार अपने 2 लोगों को टिकट देने में अब 48 घंटे बचे हैं, उसमें फैसला नहीं कर पाया। अब बात आती है कि एक सबसे महारथी के टिकट की। महारथी मतलब आप समझ गए होंगे कि जिनके नाम पर यह हुआ कि भाई रेसलरों वाले मामले में बड़ा बवाल मचा, लेकिन सरकार ने उनको कुश्ती संघ के अध्यक्ष से नहीं हटाया। फिर वो चुनाव हुआ, उनका आदमी जीत गया, फिर वो निलंबित रहा, फिर गुपचुप वो बहाल हो गया। आज लेकिन कर्नाटक कांड जो हुआ उसकी वजह से बृजभूषण का टिकट अब खटाई में पड़ गया है, क्योंकि एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प है, दूसरी तरफ दक्षिण भारत से एक आवाज आ रही है, और ऐसे में उनके ऊपर दिल्ली कोर्ट से भी फैसला आना है पहलवानों के मामले में। तो अब ऐसा नहीं लगता कि बृजभूषण का टिकट भाजपा अब क्लियर कर पाएगी। हो सकता है किसी और नाम पर वहां पर वो ठप्पा लगाए, लेकिन कैसरगंज में समाजवादी पार्टी भी फिराक में है। अभी उसने कोई कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे थे कि अवध ओझा भी वहां से, जो शिक्षाविद है इस देश के बहुत मशहूर, वो भी गोंडक रहने वाले हैं, वो भाजपा से वो भी टिकट मांग रहे हैं। कहां से? कैसरगंज से। तो अगर बृजभूषण का टिकट कटता है तो हो सकता है कि अवध ओझा को टिकट मिल जाए। कोई ये बड़ी तो बात नई कहानी आपने सुना दी। हाँ, तो आप ये कहां देखते से लाए? जाइए, हाँ? काफी दिलचस्प बात है। ये कुछ भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी आपकी सोच से आगे चल रही हैं, और सब चीज का हिसाब ऊपर वाला रखे हुए है। आने वाले वक्त में ये तय होगा। लेकिन इतना जरूर है कि राहुल गांधी या अमेठी से आते हैं या प्रियंका आती हैं तो दक्षिण भारत का जो अभियान है कांग्रेस का वो भी प्रभावित होगा। ऐसा नहीं है कि उनके बुरे वक्त में दक्षिण भारत ने उनका साथ दिया है। अगर उनको वो छोड़कर 2 जगहों से आते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि अगर वो अमेठी चुनाव जीत जाए और वायनाड से भी जीत जाए, और बाद में अमेठी अगर वो छोड़ दें तो अमेठी की जनता के साथ वो कितना बड़ा धोखा होगा, और फिर दोबारा से वो
6 महीने बाद स्मृति ईरानी को जिता दे उनकी मेहनत को देखकर, तो फिर यही बात आएगी कि अब इससे अच्छा है कि स्मृति ईरानी उनके लिए भली हैं, बार बार मन बदलने से कोई फायदा नहीं। तो बड़ी स्थितियां बदली हुई हैं, खराब हैं। अब ये देखिए क्या होता है आने वाले वक्त में। वैसे अभी तो सहानुभूति है और लोगों को लग रहा है कि सहानुभूति में आना चाहिए, लेकिन ये सहानुभूति दक्षिण पे असर डाल देगी, ये कांग्रेस को पता है। बहरहाल सुनिएगा कि जो लोग असमंजस में रहते हैं उनके लिए कहा गया है कि एक समुंदर है जिसे मैंने अपनी बाहों में समेट लिया है और एक कतरा है जो मेरे हाथ में नहीं आता है। एक ख्वाब है जिसे मैंने पाला अपने आंचल में और एक हकीकत है जो मुझसे अब पलटी नहीं जाती है। और एक परिंदे हैं जो आसमान में उड़ान भरते हैं और एक मैं हूं जो अपनी मंजिल अब तक खोज नहीं पाया हूं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और ये कैसरगंज को लेकर नए नए खुलासे करने का। आपको बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रदीप सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अगर आप यहां से प्रत्याशी घोषित नहीं करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस पार्टी स्वयं अपना राजनीतिक सफाया उत्तर प्रदेश में कराएगी। इस तरह की बातें जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं वो भी कर रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर ये ब्रजेश जी हमें कह रहे हैं कि कल सुबह तक हम आपको एक अच्छी खबर जरूर देंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं जब ये इस देश का चुनाव एक तरफ साफ और स्पष्ट है, एक तरफ संविधान को बचाने वाले लोगों की तरफ और एक तरफ संविधान को बदलने वालों के बीच में चुनाव है। ये चुनाव निश्चित तौर पर जातीय जनगणना के मुद्दों पर लड़ने वालों का चुनाव है। ये चुनाव निश्चित तौर पर 20 करोड़ रोजगार पर चुनाव है। ये चुनाव बढ़ती महंगाई पर है। ये चुनाव महिला सुरक्षा पर है। इन मुद्दों पर चुनाव है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता और देश के प्रधानमंत्री मौन नजर आते हैं और अपने 10 साल के रिकॉर्ड की जब हम बात करते हैं उस पर एक लफ्ज नहीं बोलते नजर आते हैं। आप प्रज्वल रवन्ना की बात ले लीजिए, अभी माननीय वीरेंद्र जी ने ब्रजभूषण शरण जी के इतिहास को बताया। इस तरह की तमाम घटनाएं हैं और भारतीय जनता पार्टी हम डेली डिबेट करते हैं। आज तो मैं ये पूछ रहा हूं कि गांधीज को लड़ने में अमेठी रायबरेली क्या प्रॉब्लम है, इसका आप एक भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए हैं। नहीं कोई, देखिए अभी तो 3 तारीख अभी कल और परसों का समय है हमारे पास। निश्चित तौर पर हम ये कह रहे हैं कि कल सुबह तक कांग्रेस पार्टी आधिकारिक रूप से आपको एक अच्छी, अरे भैया पर्चा तो खरीद लो, दाखिल करने के लिए पर्चा चाहिए ना इरफान साहब, आप तो लड़े हो ना चुनाव, पर्चा खरीदा जाता है। निश्चित तौर पर जिसकी जो तैयारियां होती हैं वो सारी तैयारियां जिसको भी चुनाव लड़ना है उसने तैयारी कर रखी हो, लड़ना है ये हमारे अधिकारी घोषणा के बाद ही हम बता पाएंगे। ऑल राइट, तो आप ये पूछ भी सकते हैं उनसे कि क्या कारण है कैसरगंज में भी तो नहीं आ रहा प्रत्याशी। अच्छा, बीजेपी क्यों नहीं दे रही प्रत्याशी, आपने पूछा उनसे? नहीं, भारतीय जनता, आखिर रायबरेली के लोगों का कसूर क्या है? नहीं, रायबरेली का प्रत्याशी कब आएंगे? नहीं, क्या रायबरेली के लाखों मतदाताओं के मन में ये पीड़ा नहीं होनी चाहिए कि सत्ता पक्ष हो, वर्तमान सांसद या जो कंटेस्टिंग थे, दोनों का पता नहीं चल रहा है? रायबरेली 16 दिन में कोई क्या किसी को जान लेगा? हो या अमेठी, आप लोग डेमोक्रेसी को मजाक समझते हैं। रायबरेली हो या अमेठी की सांसद महोदया ही बता दें, अगर मुझे रायबरेली बताओ ना, आप प्रत्याशी दे रहे हो ना बीजेपी दे रही है, गलती क्या है रायबरेली के लोगों की? निश्चित तौर पर इनका, अब ये पहले हम अमेठी पे ही बात कर ले, अपनी कोठी के अलावा एक भी विकास कार्य स्मृति भारतीय जनता पार्टी के, आओ लड़ो ना, कौन रोक रहा है? निश्चित तौर पर हमें बता रहे कल तक इसका फैसला हो जाएगा। ओके, मैं अनिला सिंह को कनेक्ट करता हूं, बीजेपी की प्रवक्ता। अनिला जी, मुझे आप बताइए क्या कसूर है कैसरगंज के लोगों का, आप उन्हें प्रत्याशी नहीं दे रही हैं? और क्या गलती की है रायबरेली के लोगों ने, आप उन्हें कैंडिडेट भी नहीं दे रही? और एक तरफ आप दावा करती हैं 80 में 80, घोषित करिए ना प्रत्याशी। बिल्कुल, देखिए जहां तक रायबरेली का सवाल है, तो जैसा तापमान वैसा ही इलाज। वीआईपी सीट है कांग्रेस की साहब, इस परिवार के साथ हमेशा रही है, कोई साधारण सीट नहीं है, वो केसरगंज जैसी कोई साधारण सीट नहीं है। तो वहां से भी तो आप कैंडिडेट नहीं दे पा रही हैं। हाँ, नहीं, उसकी चिंता ना करें आप। क्यों ना करें? करना होगा क्यों ना करें? जब रायबरेली की चिंता में डिबेट हो रही है तो कैसरगंज की चिंता ना हो? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी तो रायबरेली की चिंता नहीं कर रही है। अगर डिबेट कर रही है तो वो आपका निर्णय है। तो बताइए ना, रायबरेली के प्रत्याशी का नाम बताइए। नहीं, मैंने बता तो दिया, भाई वीआईपी सीट है, ये इस परिवार की सीट है, तो हम तो देखेंगे कैसा तापमान है सीट का।
उसके अनुसार इलाज हो जाएगा। तो हम लोग भी कैसरगंज में किसका इलाज हो रहा है? देखिए ऐसा, एक सेकंड, कैसरगंज में मैडम किसका इलाज हो रहा है? जी नहीं, वो सीट कोई वीआईपी सीट नहीं है, वो पार्टी के निर्णय पे छोड़ दीजिए, किसको हम उतारते हैं किसको नहीं उतारते हैं। तो क्या कसूर है यहाँ के दो जगहों के मतदाताओं का कि उनको बीजेपी के प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं? जो आपका समर्थक है वो क्या करे? आप हमसे वाराणसी के बारे में पूछते, या आप हमसे लखनऊ के बारे में पूछते कि भाई क्यों नहीं आपने अभी तक घोषित किया, क्यों नहीं घोषित किया? पहली लिस्ट में घोषित कर दिया, वीआईपी सीट है। तो ये भी तो रायबरेली और अमेठी इन लोगों के लिए वीआईपी सीट है। और जो भी है, मैं ये परिवार क्या कमी है कैसरगंज में ब्रजभूषण शरण सिंह वर्तमान सांसद को आप टिकट नहीं दे रही, क्या गलती है उनकी? नहीं, गलती है नहीं है, टिकट देना है नहीं देना है, ये निर्णय पार्टी करेगी। और दूसरी बात, आपने एक टिप्पणी करी थी, मैं उसके ऊपर उत्तर जरूर देना चाहूंगी। आपने मुझसे कहा था कि आप नोएडा में रहती हैं, तो आपने अमरोहा से कैसे मांगा, बागपत और बिजनौर से मांग लेती। तो मैं यहाँ आपको एक चीज से अवगत कराना चाहूंगी, आपको पता भी है, मेरे पतिदेव प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं उत्तर प्रदेश काडर से। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के समय, और खासतौर से समाजवादी पार्टी, 3-3, 4-4 महीने में अधिकारियों के ट्रांसफर होते थे। ज्यादातर अधिकारी अपने बच्चों को या तो लखनऊ में सेटल करा देते थे या नोएडा में, कि पढ़ सके, बच्चे पढ़ाई कर सके। ये जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं तो ट्रांसफर्स इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं होते हैं। तो अब परिवार अपने मतलब अपने पिता के साथ या माता के साथ जहां उनका पोस्टिंग होता है जा सकते हैं। मैं तो आपकी सहूलियत के लिए कह रहा था कि बागपत बगल में है, आपकी कम्युनिटी भी बहुत है उधर। ब्रजेश जी सुन लीजिए, दूसरी बात यह है, अमरोहा मेरा कल परसों का रिश्ता नहीं है, वहां पे मेरी जड़ भी है, मेरी जमीन भी है। बागपत में ना जड़ है, ना जमीन है, ना बिजनौर में है। मुजफ्फरनगर के रहने वाले मेरे पतिदेव हैं, मैं बुलंदशहर की रहने वाली हूं, और हम दोनों के परिवार प्रशासनिक बैकग्राउंड से आते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बागपत और बिजनौर से मैंने कभी भी नहीं मांगा, मेरी जड़ें जहां से हैं मैं वहीं से क्लेम। अरे आप आरएलडी को लेकर इतना संवेदनशील क्यों हो गई भाई? ठीक है, आरएलडी कोटे में गई है, मैंने तो ऑफर किया था कि आप वहां से लड़ सकती हैं। मैं आपको बता रही हूँ, आपने कहा था कि अमरोहा क्यों आप नोएडा रहती हैं, तो मुझे केवल 2 सीट के लोगों के साथ बड़ी सहानुभूति है कि बीजेपी का जो मतदाता है, समर्थक है, वो कैसरगंज में क्या करे। जो है ये देखिए, या तो इनके लाडले अधिकारी रहे हो समाजवादी पार्टी के, तो बात दूसरी है। जो लाडले अधिकारी नहीं रहे हैं उनको कितना ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी से आती थी, हमारे ऊपर जो इन लोगों ने जुल्म किए हैं, क्या मैं आपको बताऊं। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जो है बेहद कॉन्फिडेंट है। हाँ, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली से कौन आएगा इनके परिवार से। तो हम लोग भी ये डिबेट में जानने की बड़ी दिलचस्पी है कि कैसरगंज और रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी कौन होगा। जी, हम भी इंटरेस्टेड हैं जानने में कि कैसरगंज से बीजेपी का और रायबरेली से बीजेपी का कैंडिडेट क्या हो, कौन होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल लड़ना चाहिए। मैं भी जानना चाहती हूँ। आपको भी लगता है कि ब्रजभूषण को लड़ना चाहिए? भाई जब सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा तो पता चल जाएगा। लड़ना चाहिए खान साहब, बिल्कुल लड़ना चाहिए, बिल्कुल लड़ना चाहिए। किसको? दोनों लोगों को लड़ना चाहिए। किसको? चाहे कांग्रेस हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी। प्रत्याशी नाम ले रहे थे, अब तो चुप हो गए आप। नहीं, मैं तो प्रत्याशी का नाम ले रहा हूं। आपकी बारी थोड़ी है, आप अभी दीपक रंजन की बारी है। ठीक है, तो ऑलराइट। दीपक रंजन जी, मुझे आप बताइए क्या कारण है आप कैसरगंज में प्रत्याशी नहीं दे रहे हैं? भाई आपके प्रत्याशी का नाम क्या है बताइए। आपके अभी मेरा व्हाट्सएप भरा पड़ा है, लोग पूछ रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी का नाम पूछो दीपक रंजन से। देखिए, इलाज करने का अधिकार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को है क्या? इलाज करने का अधिकार समाजवादी पार्टी को भी है, इंडिया गठबंधन को भी। अभी हमारी बहन इलाज करने की बात कर रही थी ना, कि उसी तरीके से इलाज हम लोग भी करते हैं। अगर ये रुक करके दें तो इनकी स्ट्रेटजी हमने नहीं दिया। भाई हम तो 10 साल से सरकार में है नहीं। 10 साल के सरकार के काम आप गिनाइए, लोगों के बीच में जाइए, प्रत्याशी दीजिए। जो आदमी कई बार का सांसद है वो वीआईपी नहीं है इनके लिए। 2 बार के सांसद, देखिए सांसद होने के बाद अपने क्षेत्र में आने के बाद आदरणीय ब्रजेश जी, कोई वीआईपी नहीं रह जाता, ना कोई प्रधानमंत्री रह जाता है, ना कोई गृह मंत्री, ना कोई रक्षा मंत्री। वो अपने क्षेत्र के लिए, जैसा कि आपने कहा ना कि वहां की देवतुल्य जनता, उसके लिए आदमी एक बराबर हो जाता है, एक समान हो जाता है। तो ये इलाज करें ठीक, तो हमारे पास दवाई नहीं है क्या इलाज करने के लिए? कौन है दवाई?
अरे बहुत सी दवाइयां में, जो दवाइयां ब्रजभूषण की फैमिली में दवाई है, जो दवाइयां इनके पास वही दवाइयां मेरे पास भी हैं। उनके पास उनकी फैमिली में दवाई है, आपके पास ये फैमिली बार बार प्रशासनिक अधिकारी फैमिली मतलब इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने अरे हम पर्सनल मैटर नहीं डिस्कस कर रहे हैं, आप छोड़ें पर्सनल मैटर पर तो ये आ गई। अरे आप बताइए, मेरे आदरणीय उनकी पीड़ा भी कह दिया उन्होंने, तो मैं भी तो आप उसको मुद्दा क्यों बना? अब इन्होंने मेरी पार्टी के ऊपर, मेरी सरकार के ऊपर उन्होंने वो गलत कहा कि भाई देखिए जो जनहित में जो कल्याणकारी जनता के हित में काम नहीं करेगा वो बदल दिया जाएगा, जो पार्टी बंदी करेगा, जो पार्टी बन करके काम, हम तो नहीं कहते किसी की फैमिली पे या परिवार पे। तो कैसरगंज के प्रत्याशी का नाम बताओ, बात खत्म। हम तो बताया, तो मैंने शुरू से मैंने बताया कि वहां पे चुनाव निशान और एक कार्यकर्ता जो है वहां पे प्रत्याशी। अच्छा ये बताओ, अभी खान साहब बता रहे थे ब्रजभूषण तो पुराने सपाई थे, अगर काटे अनिला सिंह तो समाजवादी पार्टी से वो कंसीडर करोगे, सांसद भी रहे। और अभी आदरणीय MS खान साहब ने एक और बात कही कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के मंच पर दाढ़ी वाले नहीं होते, हमारी तो दाढ़ी, हम तो रहते हैं। नहीं वो दूसरी बात, अब दूसरी क्लियर करें ना, मुसलमान, हाँ तो ये कहिए ना, ये कहिए ना मुसलमान, ये कहिए ना, ये बात कह रहा हूँ मुसलमान, कह रहे ना, मुसलमान को धक्का देकर उतार दिया जाता है। गलत बात, अरे गलत बात मत करिए, मैंने देखा है, मैंने डिबेट में देखा है। अरे छोड़े ना, मुसलमान मुद्दा नहीं है। मुसलमानों को आपने छीना है भाई, अरे आप मुसलमानों को धोखा दूंगा समय आपको, प्लीज। खान साहब, कलाम साहब की दाढ़ी थी, हाँ में जवाब दीजिए। कलाम साहब तुम्हारे मंच पे थे? किसके? आपके? नहीं तुम तड़ाक नहीं, प्लीज। नहीं आपके मंच पे थे? आप इतने सीनियर हो गए, तुम तड़ाक नहीं, कोई आप बोलिए, करेक्ट कर हो तो तुम नहीं कर सकते। अच्छा आप बोलिए, आप कैसे रहे? चलिए हम अपना सब वापस ले रहे हैं, आप बताइए, आप बताइए। तुम में मोहब्बत ज्यादा है, ज्यादा तुम पे ज्यादा मोहब्बत ज्यादा है, तो कहीं ना, अगर हमारे बराबर आप होते तो कोई बात नहीं। उन्नाव वाला अगर किस मंच से किसको हटाया गया बताइए जरा, कितने मुसलमानों को हटाया? देखिए ये अच्छा छोड़े ना, मुसलमान जिक्र नहीं, देवकीनंदन मिश्रा जी को लाया जाए। धन्यवाद आप दोनों का शुक्रिया। खान साहब प्लीज वेट, मैं देवकीनंदन जी को ले लूं, फिर आपसे डिबेट को समअप करेंगे। भाई देवकीनंदन जी, मुझे ये बताइए, क्या गलती है कैसरगंज के मतदाताओं की, उनको उनका प्रत्याशी क्यों नहीं मिल रहा, और क्या गलती की रायबरेली ने? ना वहां बीजेपी दे रही है, ना कांग्रेस दे रही है, ये तो एक ही प्लेटफॉर्म पे दोनों खड़े हैं। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कोई गलती नहीं है वहाँ के लोगों की। लेकिन आज मुझे जो जानकारी है कि कैसरगंज से ये जो ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं, उन्होंने पर्चे खरीदे हैं। अच्छा, हाँ, आज उन्होंने पर्चा खरीदा है, और अपने नाम से? जी हाँ, उन्होंने पर्चे खरीदे हैं, और आज उन्होंने पर्चा खरीद लिया, मतलब उनको चुनाव लड़ना ही लड़ना है। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव उनका टिकट काट भी देती है तो भी वो चुनाव मैदान में उतरेंगे, ऐसा पक्का है, अगर उन्होंने पर्चा खरीदा है। अब चलो इतना पता है तो ये बताओ किससे, अगर बीजेपी मान लो कट्टम कुट्टम करती है तो? अगर बीजेपी काटती है, अगर उनका केस जो है वो, अगर केस नहीं फंसता, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस बात का भी ध्यान रखेगी ना कि आगे उनका केस न फंस जाए, पता चला पर्चे ही खारिज हो जाए। आप देख रहे हैं 3 पर्चे खारिज हो चुके हैं, सूरत में खारिज हो चुका है, सूरत में तो बड़ा नाम वो हो गया, ये अभी खजुराहो में पर्चा खाली हो चुका है, और अभी तो समय लगेगा, अभी तो उनके खिलाफ आरोप तय होंगे, फिर ट्रायल चलेगा। ट्रायल कोई ऐसा तो नहीं, ये बिल्कुल 2-4 साल तो चलेगा ट्रायल। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है, जो सिचुएशन अभी चल रही है, अब जैसे इंदौर का जिस तरीके से पर्चा खारिज किया गया है, कांग्रेस वाला चला गया भारतीय जनता पार्टी में, अब खजुराहो में जिस तरीके से पर्चा खारिज किया गया है, ये इसको लेकर के प्रत्याशियों में एक डर बना हुआ है। तो कैसरगंज से ब्रिजभूषण शरण सिंह या उनकी फैमिली का कोई न कोई चुनाव लड़ेगा ही लड़ेगा, चाहे वो चुनाव चिन्ह साइकिल हो या कमल का फूल हो। ये तो देखो, अगर ब्रिजभूषण का टिकट कटा तो ये उनकी फिर राजनीति का अंत होगा, फिर आगे उनको कोई टिकट देने वाला नहीं। वो तो देखिए, राजनीति में कई बार ऐसा होता है कि राजनीति हम लोग समझते हैं कि ये अंत होने वाला है, लेकिन अंत होता नहीं है। वो हो सकता है फिर आगे चुनाव लड़ जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये जो रायबरेली और अमेठी की जहां तक बात है, ये देखिए, इसे मैं पूरी तरीके से स्ट्रेटजी का हिस्सा मानता हूं कांग्रेस पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी, जैसे अनिला सिंह ने कहा ना कि ये स्ट्रेटजी है, इस VIP सीट है, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं घोषित कर रही है, तो कांग्रेस भी तो स्ट्रेटजी अपना सकती है, तो वही स्ट्रेटजी कांग्रेस भी अपना रही है। तो शुक्रिया आपका। मैं खान साहब को, लेकिन ये कोई रणनीति है खान साहब, या फिर असमंजस है? दोनों जगह नहीं, दोनों जगह, रायबरेली कैसरगंज नहीं, कोई रणनीति नहीं है। ये कोई रणनीति होती है कि चुनाव डिक्लेयर होना, अब 72 घंटा 58 घंटा बचा हुआ, आप कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं, ये कौन सी रणनीति है? कोई रणनीति नहीं है।
दोनों लोग अपने आप में डरे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस भी, कि हम अगर इनको उतारेंगे, मान लीजिए अभी वीरेंद्र सिंह जी कह रहे थे, मेरी बात को तायद कर रहे थे जो मैं कह रहा था। कौन सी वाली? यही बात कि अगर आप वायनाड गए और अमेठी में आए, अमेठी जीते, वायनाड जीते, अमेठी छोड़ के चले गए, फिर क्या होगा, ये बात कर रहे थे वीरेंद्र सिंह जी। कहा था। तो ये असमंजस की स्थिति नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी जी को ये बताना चाहिए कि अमेठी मेरी पुरानी है, एक बार हार गया कोई बात नहीं, हार जीत तो लगी रहती है, लड़िए आप, फिर अमेठी को अपनाइए आप। लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं है, लेकिन मुझे एक सूचना आ गई है वहां से, क्या, कि उनके कुछ लोग अमेठी पहुंच चुके हैं। किसके लोग? राहुल गांधी के लोग, राहुल गांधी के। आप किधर से खेल रहे हो आज? नहीं, मैं सूचना दे रहा हूं आपको। अच्छा, सूचना दे रहा हूं कि उनके लोग कुछ पहुंच गए हैं। अब किसको पर्चा दाखिल करना है ये पता नहीं है, तो उनके लोग पहुंच गए तो वो कोई भी हो सकता है। केएल शर्मा आए हैं, उनके लोग आए हैं। हाँ, तो केएल शर्मा कौन है? तो केएल शर्मा तो घूमते ही रहते हैं भाई, उनके प्रतिनिधि हैं, पीए हैं, तो रहेंगे वहां। केएल शर्मा काहेली पहुंचे वहां? आज क्यों पहुंचे हैं? इसके पहले पहुंच सकते थे। ये केएल शर्मा पहुंचे वहां भाई। अच्छा, अभी फोन पर मेरी बात हुई है केएल शर्मा से, नहीं, उनके चेला चापड़ों से, कि वो केएल शर्मा जी आ गए, उनके साथ लगे हैं। ऐसा लग रहा है मुझे कल बात करेंगे आपसे, आज जरा मैं बिजी हूँ। कई घर खेल रहे हो आप, लग रहा है। नहीं, हम सबके संपर्क में रहते हो। हम तो देखिए विजय जी, आपने जैसा मुझे सिखाया है, बल्ला घुमा, गाड़ी सफेद हो गई है, आपने मुझे सिखाया, सुन लीजिए, बस नहीं करो, फिर मैं कोई दर्शक नहीं मानेगा। सुन तो लीजिए, मैं बल्ला घुमा के चारों तरफ, मेरी उम्र है, उनकी उम्र में कितना अंतर है कि कौन सी कहानी सुना। नहीं, ये नहीं चलता है। अभी आप कहोगे तो फिर उल्टाओं की बात आ जाएगी। अरे रहने दो, नहीं, अभी ये कह रहे थे ना, टंडन बड़ा दबाव बना दी। अच्छा, लखनऊ की बात, टंडन बहुत दबाव बना दी। नहीं, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया बहनों भाइयों, आपका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए और अपनी अपनी ओपिनियन आप सबने प्रस्तुत की। धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा और कल इससे भी बेहतर होगा। नमस्कार।